स्पेक्ट्रोस्कोपी। टॉपिक का नाम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, है ना। जो लाइट होती है, लाइट कुछ भी हो सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत तरह के स्पेक्ट्रम आगे जाके पढ़ोगे, IR, विजिबल, यूवी, है ना। तो जब लाइट होता है वो जब एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, उस प्रोसेस को जो हम पढ़ते हैं, उस प्रोसेस को हम जो डिटेल में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने तरह का होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दो तरह का होता है। फर्स्ट वन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, जब लाइट ऑब्जर्व करता है एटम, जो अपना सिस्टम क्या करता है? लाइट को ऑब्जर्व करता है, उसको स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। जब लाइट को एमिट करता है, जो लाइट को उसने ऑब्जर्व किया उसको एमिट भी करेगा, उसकी जब हम स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है? अब जैसे कि मैंने क्या किया, कोई एक व्हाइट लाइट को लिया। व्हाइट लाइट पता है क्या होता है? एक कंटिन्यूअस लाइट होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? देखो ये मेरा व्हाइट लाइट है, इसके ऊपर मैं क्या करूँ? एक प्रिज्म लगाऊं, तो ये व्हाइट लाइट क्या करेगा? टूट जाएगा फाइनल लाइट्स में। किसमें टूट जाएगा? फाइनल लाइट्स में। तो सबकी रेंज होगी, विजिबल होगा, सॉरी वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ तक विजिबल रहता है। जहाँ से विजिबल खत्म होता है वहाँ से इंडिगो स्टार्ट होता है, तो इसमें कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलता। जहाँ पे इंडिगो खत्म होगा वहाँ से ब्लू स्टार्ट करेगा, जहाँ से ब्लू खत्म होगा वहाँ से ग्रीन स्टार्ट करेगा। तो इसलिए स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो लाइट मेरे एटम पे गिरता है, किस पे गिरता है? एटम पे गिरता है। तो एटम के पास क्या होते हैं? हम जनरली यहाँ पे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करेंगे। यहाँ पे जो बोर का मॉडल है तो वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम पे चलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी ग्राउंड स्टेट से ये लाइट को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और मैंने लिया तो था अभी प्योर सारी लाइट को लिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या किया? एक पर्टिकुलर लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। तो मुझे जो प्योर अपना वापस मिलेगा, जिस फ्रीक्वेंसी को मैंने इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करा होगा वो फ्रीक्वेंसी मुझे वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो ऑब्जर्व हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक डार्क बैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डार्क बैंड क्यों बनता है? क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट को मेरा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा की। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लाइट को ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा किसके वजह से मिलता है? लाइट की वजह से मिलता है। हमने जो लाइट सोर्स लिया था उससे मेरे को क्या मिलता है? ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। नेगेटिव की तरह होता है, फोटो की जो नेगेटिव आते थे पुराने जमाने में उसकी तरह होता है, डार्क बैंड बनते हैं इसमें। एमिशन स्पेक्ट्रा किसके वजह से होता है? अपनी सिस्टम के वजह से होता है। जो एटम हमने लिया है उसके वजह से हमें क्या मिलता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्या किया? एनर्जी ऑब्जर्व करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर ऑर्बिट में चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब जब हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा, पहले तो कम एनर्जी में था, यहाँ पे था, अब यहाँ से उसने जंप कर लिया हायर लेवल पे। जब यहाँ पे पहुंचा एनर्जी उसकी बढ़ गई, तो वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो कोई भी चीज अनस्टेबल रहना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है? वापस से स्टेबल बने। समझ आ रही है? तो वो क्या करेगा? वापस से एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और एनर्जी एमिट करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का दिखता है। ये थोड़ा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, कुछ फाइन लाइंस, फिर थोड़ा गैप आएगा, कुछ फाइन लाइंस, फिर थोड़ा गैप आएगा, कुछ फाइन लाइंस, फिर थोड़ा गैप आएगा ना। इस तरह से दिखता है अपना एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक, समझ आ रही है बात? कंटिन्यू। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? ऐसे बैंड बनते हैं ना, ऐसे बैंड का नाम होता है, जैसे कि नाम होता है लीमैन, बाल्मर, ऑस्टेन, है ना। और क्या होता है? वेरी गुड, ब्रैकेट, पीफोर्ड, ऐसे ऐसे हम्फ्री। ऐसे बैंड क्यों बनता है?
हम बात कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। किसके हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन या उसके जैसा जो सिस्टम होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन। हम एमिशन स्पेक्ट्रा किसकी बात कर रहे हैं? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब देखो, एक ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, तो वो कहां पर था? फर्स्ट सेल में, है ना? कहां पे था? फर्स्ट सेल में। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। अब लाइट को अब्सॉर्ब करके वो किसी भी एक हायर ऑर्बिट पे चला गया है ना? तो इस सेल में उसकी एनर्जी थी सपोज फर्स्ट सेल के लिए E1। कितना था? E1। अब वो किसी हायर ऑर्बिट पे है, उसकी एनर्जी यहाँ पे सपोज कर लो है E2। तो जो लाइट उसने अब्सॉर्ब करा, उसकी एनर्जी कितना होगा? लाइट की एनर्जी कितनी होती है? प्लैंक्स लॉ ने क्या बताया था? hν। एक फोटोन को, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को ही अब्सॉर्ब करेगा ना, hν यूनिट्स को उसने अब्सॉर्ब करा। तो यहाँ से इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? E2 इक्वल टू E1 प्लस hν। समझ आ रही है बात? E2 क्या है? हायर ऑर्बिट की एनर्जी है। E1 क्या है? लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, और इतना उसने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, अब जब यहाँ पे पहुंच गया, अनस्टेबल बना, एनर्जी लॉस करेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि लॉस करके फर्स्ट ऑर्बिट में आए, वो सेकंड में भी आ सकता है। यहाँ से एनर्जी लॉस करके थर्ड ऑर्बिट में भी आ सकता है, यहाँ से एनर्जी लॉस करके फोर्थ ऑर्बिट में भी आ सकता है ना? तो इसी से मेरे सीरीज बनते हैं कि वो कौन से ऑर्बिट को वापस आ रहा है, एनर्जी लॉस करके कौन से ऑर्बिट में वापस आ रहा है, उसी से क्या बनते हैं? सीरीज। अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से, किसी भी हायर सेल से मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में या फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीमैन सीरीज। क्या बोलते हैं? लीमैन। और ये कौन से रेंज में होता है? यूवी रेंज में। कौन सी रेंज में होता है? यूवी रेंज में। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में आता है, किस में आता है? सेकेंड सेल में आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैरमर। क्या बोलते हैं? थर्ड में आए तो हम क्या बोलते हैं? फोर्थ में आए तो ब्रैकेट। थर्ड में आए तो पैशन, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आए तो पीफॉन, और सिक्स्थ में आए तो हमफेरी। ठीक है, जैसे कि अगर हम लीमैन सीरीज की बात करें, अगर मेरा सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर सेकेंड सेल में गया था, अब भी एक्साइट होकर अपने प्रोटॉन को लॉस करके फर्स्ट सेल में वापस आया, तो ये होगा मेरा फर्स्ट लाइन। इस लीमैन सीरीज का फर्स्ट लाइन में क्या होता है? सेकेंड सेल से मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आता है। ठीक है, क्लियर? अगर थर्ड सेल से आएगा तो ये मेरा होगा सेकेंड लाइन। फोर्थ सेल से एनर्जी लूज करके ग्राउंड स्टेट में आए तो वो होगा थर्ड लाइन। ठीक है, समझ आ रही है? लास्ट टाइम तो जैसे लीमैन आता है यूवी सीरीज में, वैसे ही मेरा बाल्मर आता है विजिबल, और बाकी सब किस में आते हैं? आईआर में। पैस्टेन, ब्रैकेट, ये सारे किस में आते हैं? आईआर। ठीक है, हर स्पेक्ट्रल लाइन एक ट्रांजिशन को दिखाता है। जैसे ये फर्स्ट लाइन क्या दिखा रहा है? सेकंड सेल से मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ रहा है। सेकंड लाइन किसको दिखा रहा है? थर्ड सेल से मेरा फर्स्ट सेल को आ रहा है। तो हर लाइन एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और बोर ने एक चीज बोला था, अब हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं, तो बोर ने क्या बोला? जो एनर्जी होता है किसी भी nth ऑर्बिट का, जो एनर्जी होता है तो किससे प्रोपोर्शनल होता है? माइनस RH 1/n²। 1 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अगर हम जनरल किसी भी हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज की बात करें तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? किसी कोई और दूसरा स्पीशीज हुआ तो RH Z² n²। क्लियर है? तो हम कुछ रोटेशन लेते हैं। सपोज कर लो जिस सेल की एनर्जी कम है, जैसे लीमैन के लिए सबसे कम एनर्जी किसका होता है? फर्स्ट सेल का, हम उसको N1 मान लेते हैं। जिसकी एनर्जी कम है उस सेल को हम क्या रोटेट कर रहे हैं? N1। और जो हायर ऑर्बिट पे मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया था उसको हम रोटेट कर रहे हैं N2। तो N1 क्या है मेरा? लोएस्ट ऑर्बिट, लोएस्ट एनर्जी सेल, एनर्जी स्टेट, और N2 क्या है मेरा? हायर एनर्जी स्टेट। तो लीमैन के लिए N1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1। बाल्मर के लिए क्या रहेगी N1 की वैल्यू? 2। पैसिन के लिए क्या रहेगा? 3। वेरी गुड, 3। ब्रैकेट के लिए 4।
समझ आ रही है बात? जहां से वापस आ रही है। अब हम एनर्जी गैप की बात करते हैं, इसके साथ एसोसिएटेड वेव नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से देखेंगे, फॉर्मूला पे ध्यान दो। हाइड्रोजन एटम की बात करें इस टाइम पे हम, क्योंकि सिलेबस में हाइड्रोजन मेंशन है। तो किसी भी लोअर एनर्जी के लिए हम क्या लिख रहे हैं, E1 को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस RH1/N1 का स्क्वायर, ठीक है। और E2 को हम क्या दिखा रहे हैं, किसी भी हायर एनर्जी की और हायर ऑर्बिट की एनर्जी, माइनस RH1/N2 का स्क्वायर। हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखा था, इक्वेशन क्या था, E1 प्लस h न्यू इज इक्वल टू E2। तो h न्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, न्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 बाय h। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 1/h, E2 के जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, E1 के जगह पे ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो माइनस RH 1/N2 का स्क्वायर माइनस RH 1/N1 का स्क्वायर। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम RH को बाहर ले आए, RH/H 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अगर इसी चीज को हम फ्रीक्वेंसी को अगर वेव नंबर में कन्वर्ट कर लें तो C से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो वो भी देखो, ये फ्रीक्वेंसी वाला रिजर्वो कांस्टेंट है, वो वेव नंबर वाला वो भी रिजर्वो कांस्टेंट होगा, दोनों की यूनिट अलग होगी, दोनों की वैल्यू अलग होगी। तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यू बार के लिए RH 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। और RH की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1.1 × 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। यहाँ पे N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो यहां पे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल तुम्हें पूछेगा कि लीमैन सीरीज के लिए किस लाइन की वेवलेंथ जो होगा वो सबसे कम होगा, है ना, किस लाइन की वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो हमें लीमैन के लिए N1 का वैल्यू तो पता है 1, तो हायर ऑर्बिट से कहां पे उसको आना है, फर्स्ट ऑर्बिट में। देख वेवलेंथ कम है, एनर्जी और वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड है, ये वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी गैप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो जो N2 होगा यहाँ पे हम क्या लेंगे उसको, मैक्सिमम जो पॉसिबल है। तो हम मैक्सिमम एटम के केस में हम देखते हैं कि इंफिनिटी से पॉसिबल हो सकता है, तो हमें क्या लेना है, इंफिनिटी। तो हम अगर न्यू बार निकाले, वेव नंबर को निकाले तो कितना बनेगा, न्यू बार इक्वल टू RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इंफिनिटी होती है। और किसी भी चीज को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, RH। बात समझ आई? अगर सेम चीज को पूछे कि हाईएस्ट वेवलेंथ निकालो कि कौन सी लाइन की वेवलेंथ हाईएस्ट होगी, अगर वेवलेंथ हाईएस्ट है तो एनर्जी गैप कितना होगा, मिनिमम होगा। तो सबसे कम कहां से होगा, अगर सेकंड से मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट को आए, यहीं पे एनर्जी गैप क्या है, सबसे मिनिमम है। तो इसके लिए N1 क्या होगा अपने पास 1, N2 क्या होगा 2। तो न्यू बार क्या निकल जाएगा, RH होल इनटू 1/N1 का स्क्वायर, N1 के जगह पे 1 पुट करेंगे, माइनस 1/N2 का स्क्वायर, इसके जगह पे 2 पुट करेंगे। तो क्या बन जाएगा, RH 3/4। इज दैट क्लियर? समझ आ गया मेरी बात? और कोई दूसरा सीरीज के लिए पूछे, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा लीमैन के बारे में ही पूछेगा। अगर आपको पूछे कि पैस्केल सीरीज के बारे में बताओ, है ना, आप ये पूछ सकता है ना कि पैस्केल सीरीज के बारे में बताओ, उसकी हाईएस्ट वेवलेंथ कितनी होगी, या पैस्केल सीरीज की थर्ड लाइन जो है, कौन सी लाइन है, पैस्केल सीरीज की थर्ड लाइन के बारे में बताओ, उसकी वेव नंबर क्या होगी। तो हमें पता है पैस्केल सीरीज में इलेक्ट्रॉन कौन सी लेवल पे वापस आती है, थर्ड में। तो N1 क्या होगा इसके लिए
थर्ड, पहली लाइन में क्या होगा, फोर्थ सेल से मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड में आएगा, दूसरी लाइन में क्या होगा, फिफ्थ सेल से लेके थर्ड में आएगा, तीसरे में क्या होगा, सिक्स से लेके थर्ड में आएगा। तो हमें इसी लाइन की बात करनी है। यहाँ पे N1 क्या है मेरे पास 3, N2 क्या है मेरे पास 6, तो न्यू बार हम कैसे निकाल लेंगे, RH होल इनटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, RH 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर, ठीक है। RH होल इनटू 1/9 माइनस 1/36, इसको अगर कवर अप कर दोगे तो RH/12 हो जाएगा, है ना। 36 4 माइनस 1 3/36 1/12। तो अगर हम सॉल्व करेंगे थर्ड लाइन के लिए पैस्टेन सीरीज की, तो उसकी न्यू बार RH के टर्म पे कितना आएगा, RH डिवाइडेड बाय 12। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया होगा तुम लोगों को अभी तक। क्लियर है, समझ आ रही है, डाउट्स क्लियर है। अब एक PYQ उठाते हैं नीट के, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसा था, इस तरह का था, जो 2024 में पूछा था नीट में, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो वो पूछता है क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि हीलियम एटम का, कौन सा एटम है, हीलियम, सॉरी एटम नहीं, हीलियम प्लस आयन का ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है x जूल। कितनी एनर्जी है, x जूल है। तो वो पूछ रहा है कि जो बेरिलियम 3 प्लस आयन है उसकी सेकेंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, है ना। किसके टर्म में बताना है, x के टर्म पे बताना है। किसके टर्म पे बताना है, x के टर्म पे बताना है। तो अभी हमने क्या देखा था, जो एनर्जी था वो किससे वैरी कर रहा था, z² बाई n स्क्वायर। एनर्जी के फॉर्मूला बोर्ड ने क्या दिया था, माइनस RH z² बाई n स्क्वायर। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हमें पता है, हमने क्लास में पढ़ा था अच्छे से, है ना, मुझे तो पता ही है। तो देखो अब हीलियम के लिए Z क्या है 2, एटॉमिक नंबर क्या है हीलियम का 2, और हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो n क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। तो z² बाई n स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 4RH, माइनस लगा देना है, ठीक है, साइन मत भूलना। कितना होगा 4 माइनस 4RH, और इसी का वैल्यू हमने और क्या दिखा रखा है, क्वेश्चन पे क्या दिखा रखा है, x जूल है ना ये। अब जब हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं, इसके लिए Z क्या है 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, और n कौन सी सेल की बात कर रहा है, सेकंड सेल की 2। तो z² बाई n स्क्वायर कितना आ जाएगा इसके लिए 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 16/4 आ जाएगा। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा -4RH, है ना। इतना इधर भी -4RH था, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, x का। समझ आ रही है ना, आसान टॉपिक है ना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। बाकी